बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि आईपीओ में 70 रुपए में मिल रहा था, उसकी लिस्टिंग 150 रुपए में हुई। मतलब पैसा तो डबल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी वैल्यूएशन भी डबल हो गई। और अब कहानी यह है कि स्टॉक 2 दिन में 188 रुपीस का हाई बना चुका है। मतलब आईपीओ में बजाज फाइनेंस खुद की 58,000 करोड़ की वैल्यू लगा रहा था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा नहीं भाई, तू 1.5 लाख करोड़ का है, तेरे को पता नहीं है पर तू है। तो अब यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं। पहला, जिन्हें आईपीओ में ये शेयर मिल गया था उनका सवाल है कि उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। जिन लोगों ने लिस्टिंग के बाद बाय किया है वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने सही किया या फिर गलत किया। और तीसरे वो जो अब इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें करेक्शन का वेट करना चाहिए या फिर अभी बाय कर लेना चाहिए। मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो सभी का सवाल एक ही है कि इसकी अभी जो वैल्यूएशन है वो एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन है या फिर नहीं, और इसके जो टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन को एनालाइज करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। इसमें सबसे पहला है कि इस कंपनी को छोड़ो, इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ क्या है। तो कस्टम मार्केट इनसाइट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है ये इंडिया में अगले 10 साल में 24.1% के CAGR से ग्रो होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नंबर है। उनके अकॉर्डिंग हाउसिंग फाइनेंस मार्केट की इंडिया में अभी जो वैल्यूएशन है 2024 में वो $385 बिलियन के आसपास है, जबकि 2033 तक ये बढ़कर $2,669 बिलियन हो जाएगी। यानी इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। जैसे इसमें सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिकली वीकर लोगों की हेल्प करती है घर खरीदने में। तो ऐसे काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो इस सेक्टर को बूस्ट देते हैं। नेक्स्ट, आपको पता है कि इंडिया में अभी एक मैसिव अर्बनाइजेशन चल रहा है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहर में जाना चाहते हैं, जो टियर 2 सिटी के लोग हैं वो टियर 1 सिटी में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो नए घरों की डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है। तीसरा, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से लोन लेना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटी में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव आते जा रहे हैं, जिससे हाउसिंग फाइनेंस की जो डिमांड है वो बढ़नी है। यानी हमें समझ आ रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, बट इस ग्रोथ का फायदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उठा पाएगा या फिर नहीं, इसके लिए अब हमें यह समझना होगा कि इस कंपनी में कितना दम है। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। मैं खुद भी इसी डीमैट अकाउंट का यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो देखो, आपको पता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही है और जिसकी जो प्रमोटर है वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और इसमें भी खास बात यह है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो कॉमन है। जैसे राजीव जैन जो कि MD हैं BFL यानी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के, वो वाइस चेयरमैन है BHFL में, और संजीव बजाज जो कि BFL के चेयरमैन है वो BHFL के भी चेयरमैन है। इसके अलावा जो सीनियर मैनेजमेंट है BHFL की, उन्होंने पास्ट में BFL में मैनेजमेंट पोजीशंस को हेल्ड किया है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि BHFL की जो मैनेजमेंट है वो BFL से काफी जुड़ी हुई है और वो इतनी काबिल है कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। और ये तो आपको पता ही है कि एक कंपनी को चलाने वाली जो ड्राइवर होती है वो उसकी मैनेजमेंट ही होती है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो बिजनेस को चला ही लेगी। नेक्स्ट देखो, पूरे इंडिया में BHFL की अभी 215 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 65% जो ब्रांचेस हैं वो BFL के साथ शेयर करता है। मतलब सेम जगह पर BFL की भी ब्रांचेस हैं और BHFL की भी ब्रांचेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस सेलिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। और BHFL के पास BFL का कस्टमर बेस भी है, जिसकी वजह से इन्होंने BFL के 25% कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग की है। मतलब वो बजाज फाइनेंस से मोबाइल का मान लीजिए लोन ले रहा था या किसी और चीज को लोन ले रहा था, तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से ही अपने घर का भी लोन ले। अब नेक्स्ट, लोन देने के लिए अगर बिजनेस ग्रो करना है और लोन देने का बिजनेस है तो लोन तो देना पड़ेगा, और लोन देने के लिए इनके पास होना चाहिए पैसा। तो वो पैसा अगर वो बैंक होता तब हमसे ले लेता, लेकिन वो बैंक तो है नहीं, वो एक NBFC है। तो इसके पास पैसा आएगा कहां से लोन देने
करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो आईपीओ आया था, इस आईपीओ में जो काफी ज्यादा पैसा रेज किया गया है वो इसलिए ही किया गया है ताकि फ्यूचर में जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा किया जा सके। बट इसके अलावा क्योंकि ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है तो ये मार्केट से इवन बैंक से बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बीएफएल का भी सपोर्ट है तो इनको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, जितना लोन मांग लो ये दे देंगे। तो अभी तक हमने 3 चीजें समझी हैं। पहला, इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। दूसरा, बीएचएफएल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तीसरा, इस बिजनेस को करने के लिए उनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो भी इजीली पूरी की जा सकती है। तो अब हम कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट्स को देख लेते हैं, यानी उसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे और तब आपको जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रेवेन्यू है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 34% के रेट से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5,665 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर 7,617 करोड़ हो गया है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये भी सेम टाइम पीरियड में 38% से ग्रो हुआ है और बढ़कर 1,731 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा अगर पिछले 3 साल की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है यानी जो सेल्स है वो 34% के रेट से ग्रो हुई है और इसका जो प्रॉफिट है वो 56% के रेट से ग्रो हुआ है। तो अगर इसके कंपटीशन के हिसाब से देखें तो इसका रेवेन्यू एंड सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है। इसके अलावा 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास एसेट्स भी 88,538 करोड़ की है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अब अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये लगभग 4.98 का है, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, तो जितनी भी एनबीएफसी होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा लोन होता ही है क्योंकि उस लोन का यूज करके ही तो वो बिजनेस करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोन इररिलेवेंट है, आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर फंडामेंटल्स भी देखें तो हमें ये समझ आता है कि फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है। वैसे ये सब जो एनालिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। ये एक 46 लेक्चर्स का कोर्स है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है या फिर प्ले स्टोर से नीरज जोशी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन पार्ट पर, जो कि है इसका वैल्यूएशन। तो देखो, जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पर इसका जो पी था वो लगभग 31 का था और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो 3.72 का था, जो कि उस टाइम पर भी थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब कंपनी अपनी वैल्यूएशन लोगों को बता रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा बताने की ही कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा ही बटोरने की कोशिश करती है। और ये वैल्यूएशन कब था? ये तब था जब कंपनी ने अपने शेयर की प्राइस 70 रुपीज डिसाइड की थी। लेकिन अभी इसके शेयर की जो प्राइस है वो तो 170 के आसपास चल रही है, मतलब 2.5 गुना, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो 86 और पीबी रेशियो 8 तक चला गया है। जबकि इसके जो पीयर्स हैं, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका पी रेशियो सिर्फ 8 का है और पीबी रेशियो सिर्फ 1 का है। ऑल्दो बीएचएफएल की जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यूएशन एलआईसी से ज्यादा होना तो बनता है। लेकिन फिर भी अभी जो इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई है वो प्रेजेंट के हिसाब से जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अच्छी कंपनी नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तभी मैंने भी खुद 33 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, वो अलग बात है, मिला एक भी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है इसके बेसिस पर शुरू में हमने जो 3 सवाल डिसाइड किए थे उसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो इसमें सबसे पहला सवाल उन लोगों का है जिनको आईपीओ के टाइम पर ये शेयर मिल गया है और वो शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो ये जानना चाहता है कि कितना ज्यादा और प्राइस बढ़ जाएगी। तो देखिए, कितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगी या कब तक प्राइस बढ़ेगी ये जानने के लिए हमें टेक्निकल्स देखने होते हैं। लेकिन स्टॉक को लिस्ट हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो चार्ट में इतने खास कुछ पैटर्न्स नहीं बने हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। यानी अगर प्राइस अभी 180 रुपए चल रही है या 170 रुपए चल रही है तो आप ये देखें कि आपने 160 पे अपना स्टॉप लॉस रखा है। अगर प्राइस 160 से नीचे आएगी तो आप सेल कर देंगे। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़कर 200 रुपए चली जाती है तो आप इसको 180 या 190 कर लो कि 190 से प्राइस नीचे आएगी तब मैं सेल कर दूंगा। मान लीजिए उसके बाद प्राइस बढ़कर 220 रुपए चली जाती है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 210 रुपए पे रख लो। मतलब अगर प्राइस 210 से नीचे आएगी तब आप सेल कर दोगे, क्योंकि यहां पर कोई भी नहीं बता सकता कि प्राइस कितना ज्यादा बढ़ेगी। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे निकाल पाएंगे। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि हमने आईपीओ के टाइम पर बाय किया होता और हमें आईपीओ में अलॉटमेंट हो गई, या फिर हमने लिस्टिंग के बाद शेयर बाय किया है लेकिन हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है।
तो देखिए, अगर आपका विजन अगले 5 से 10 साल का है तब तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स हैं फ्यूचर में ये अच्छा ग्रो कर सकता है। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए हैं, उसके बेसिस पे जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो, ये वैसे आपका कॉल है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, ये एक एजुकेशन है। तो अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक को बाय करना है, तो इस केस में आपको किस तरीके से बाय करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे सही जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि या तो आप थोड़ा वेट कर लो, या फिर आप अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी नहीं निकलने देना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपने 20-30 हज़ार रुपए के शेयर्स अभी बाय कर लिए, यानी 20% अभी बाय कर लिए। इसके बाद अगर प्राइस थोड़ा गिरती है तो वहां पर आप थोड़ी ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं, अगर प्राइस बढ़ती है तो थोड़ी और बाइंग कर सकते हैं। मतलब आप स्टेजेस में बाय करो। अगर एक साथ सारा पैसा लगा दोगे, उसके बाद अगर प्राइस गिर जाएगी तो आपको बड़ा नुकसान दिखाई देगा, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो ये किस्मत के ऊपर है। तो इसलिए बेटर यही होगा कि अभी आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी वैसे वैसे इन्वेस्ट करोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।